हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 06 आपके लिए लेके आए हैं और इसमें आज अपन को करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ जो है उसी पर ही बेस्ड ये है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को अपन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं और जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है अपना लेक्चर 06 में वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अपन हेडिंग लगाएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, चलो तो अब अपन देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, इस चीज को देखने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ते वक्त हम किन किन चीजों को ध्यान में माइंड में रखेंगे। समझो इस चीज को। ठीक है, किन किन चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। भाई हमको ये पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होने चाहिए और दोनों ही यहाँ पर लिक्विड कंपोनेंट होने चाहिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर है लिक्विड ए, सॉल्वेंट है मान लो, तो उसके पास ए के मॉलिक्यूल होंगे, ओनली ए के मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ इधर है हमारे पास लिक्विड बी, ठीक है, तो उसके पास बी के मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आ रही है कहानी आप। ठीक, ए के मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ बी के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है। यहाँ पर जो वेपर बनेगी सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल की, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे उसकी वैल्यू होगी PA0, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। समझ रहे हो। और यहाँ पर जो बी के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी P0B। क्योंकि लिक्विड है तो सीधी सी बात है वोलाटाइल होगा, ये भी वोलाटाइल कंपोनेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन इन दोनों को कर देते हैं मिक्स। यहाँ पर इन दोनों को अपन कर देते हैं मिक्स। ठीक है, तो मिक्स करेंगे तो भैया बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए के भी पार्टिकल आ जाएंगे, बी के भी पार्टिकल आ जाएंगे, ए के भी पार्टिकल आ जाएंगे, बी के भी पार्टिकल आ जाएंगे, ए के भी पार्टिकल आ जाएंगे, बी के भी पार्टिकल आ जाएंगे, ए के भी पार्टिकल आ जाएंगे, सब दोनों पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर पार्टिकल्स वेपर्स बनाएंगे। समझ में आ रही कहानी। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर हम बोलेंगे P टोटल। क्लियर। और P टोटल जो होगा वो होगा हमारा क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर PA का और पार्शियल वेपर प्रेशर PB। A का पार्शियल वेपर प्रेशर PA और B का पार्शियल वेपर प्रेशर PB। इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर है या नहीं। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो देखो जो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो क्या है। देखो हमने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम है सपोज करो V1 और इसका वॉल्यूम है सपोज करो V2। और ये जब सॉल्यूशन बना, भाई इस कंपोनेंट को जब इस कंपोनेंट में मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम है V फाइन। तो पहली चीज जो हमें देखनी है वो हमें क्या देखनी है कि जो डेल्टा V मिक्सिंग यहाँ पर आएगा, डेल्टा V मिक्सिंग। अब ये क्या चीज है, डेल्टा V मिक्सिंग क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आएगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। जो फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे V1 प्लस V2। V1 और V2 को हम ऐड करके किस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, V फाइनल में से। तो ये डेल्टा V मिक्स आएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। मतलब जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं दोनों लिक्विड्स को और सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है। अरे सीधी सी बात है, एक लिक्विड ऐसा है जिसका वॉल्यूम 5 ml है, इसका वॉल्यूम 6 ml है, तो दोनों का 11 ml है। तो दोनों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ 11 ml आया फाइनल, या उससे कम आया या ज्यादा आया। क्लियर है नहीं। तो वो अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, जो V फाइनल होगा उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे V1 प्लस V2 को। क्लियर है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, दो तरीके के केस देखेंगे।
या तो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग या तो 0 के इक्वल होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जितना वॉल्यूम आपने V1 प्लस V2 लिया था उतने V फाइनल आ जाए। 5 ml 10 ml लिया और यहाँ पर भी 10 ml आ जाए, मतलब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये 0 आएगा। अरे ये 10 ml, ये 5 और प्लस ये भी 10 हो गया, तो 10 माइनस 0, कोई चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ड्यूरिंग मिक्सिंग कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। जब सॉल्यूशन बन रहा है तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। या ये हो सकता है कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं, ज़्यादा या कम भी तो हो सकता है, तो उस वक्त हम कहेंगे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो पहली कहानी तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, सेकंड बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी बात याद रखनी है आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली में ध्यान लगाने वाली बात है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और ए के पार्टिकल, लिक्विड ए जब प्योर फॉर्म में है तो केवल यहाँ पर ए के पार्टिकल्स के साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ पर ए इंटरेक्शन है, यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन है? ए इंटरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रही कहानी। और इधर कौन सी इंटरेक्शन है? इधर हमारी बी इंटरेक्शन है। कौन सी इंटरेक्शन है? इधर बी इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर जो नई इंटरेक्शन होंगी वो होंगी ए बी इंटरेक्शन। सॉल्यूशन कौन सी होंगी? ए बी इंटरेक्शन। अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शंस और ए बी इंटरेक्शंस, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, तो एक तो ये केस बनेगा कि सब जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो ए और बी इंटरेक्शंस के इक्वल। मतलब यहाँ कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें लगने वाले फोर्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स, बी के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स, और इन दोनों के मिलने से जो ए और बी बनेगा उसके बीच में लगने वाले फोर्स अगर इक्वल हुए, ठीक है, क्लियर है, तो वहां अपन बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होगा। मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरा पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस, समझ रहे हो, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शंस, ठीक है, ये इक्वल है या इक्वल नहीं है किसके? ए बी इंटरेक्शंस। ये चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। भाई यहाँ जो फोर्स लग रहा है और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ लगने वाले फोर्स के इक्वल है या नहीं। यहाँ पर भी दो चीजें थी, इक्वल 0 के इक्वल है या नहीं है, यहाँ पर भी दो चीजें आ गई। क्लियर है नहीं? ठीक है। थर्ड जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ, अब राउल्ट्स लॉ हमसे क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ हमसे ये कहता है कि यहाँ पर जो P, चलो राउल्ट्स लॉ की बात में करेंगे, पहले अपन 4 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है देखो। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग। तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? डेल्टा एच मिक्सिंग। अब ये डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, सुन लो ध्यान से। डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर क्या है देखो, हमने जब दोनों को नहीं मिलाया, ठीक है, तो लिक्विड ए यहाँ पर है तो ए इंटरेक्शन ब्रेक होंगे ना भाई, इसको इसमें मिलाएंगे और ये बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ए इंटरेक्शन टूटेंगे तो ए इंटरेक्शन ब्रेक्स। तो इस काम में क्या होगी, हीट क्या होगी, अगर हम इंटरेक्शन तोड़ रहे हैं, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। बी इंटरेक्शंस भी ब्रेक होंगे तो यहां भी क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? अब इन दोनों को जब हम कंबाइंड कर देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ए बी इंटरेक्शंस फॉर्म होगी, ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होगी और क्या होगा, हीट इससे रिलीज होगी। अरे बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है और बॉन्ड टूटता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। और जब दोनों को मिला दिया तो हीट रिलीज हुई, हीट रिलीजेस। समझ रहे हो? तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही रिलीज हुई है, उससे कम ज़्यादा रिलीज हुई। तो यहाँ पर भी दो केस हो सकते हैं, या तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू 0 होगी या फिर डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू 0 से कम ज़्यादा होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0। अरे सपोज करो तुमने यहाँ पर इस तरीके का बॉन्ड था कि तुमने यहाँ पर सपोज करो ब्रेक करने के लिए 5 जूल एनर्जी दी और यहाँ पर ब्रेक करने के लिए 5 जूल एनर्जी, तो कितनी दी, 10 जूल। अब बॉन्ड बनेगा तो कितनी निकली, सपोज करो 10 जूल ही निकलेगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जितनी दी उतनी निकलेगी, तो ये डिफरेंस हो गया ना। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, रिलीज कितनी हुई माइनस दी कितनी, एब्जॉर्ब कितनी हुई। क्लियर है नहीं? तो अगर जितनी रिलीज हुई, जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज होगी, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर रिलीज ज़्यादा या कम हुई एब्जॉर्ब से तो ये नॉट इक्वल टू 0।
क्लियर है? तो ये 3 चीजें अपन को देखनी है। इन 3 चीजों को देखने के बाद ही हम कहेंगे कि साहब कौन सा सॉल्यूशन तो आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन है नॉन आइडियल है। अभी मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको लिखाई नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें अपन को देखनी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब अपन बात कर लेते हैं भैया आइडियल सॉल्यूशन की। सबसे पहले अब अपन किसकी बात कर लेते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो अच्छे से अपन को एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा और क्लियरेंस आ जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है? तो अब अपन बात कर लेते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल को हटा देते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल में जो चीजें देखनी थी वो मैंने आपको लिख दी। अब आइडियल सॉल्यूशन में इन चीजों को अपन कैसे देखते हैं वो जरा देखते। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, दोज सॉल्यूशंस which follow Raoult law, Raoult's law at all concentration and temperature, मतलब सभी कंसंट्रेशंस पर और सभी टेम्परेचर की वैल्यूज पर जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को कैसे फॉलो करता है इसको जरा समझाता हूं मैं, ध्यान समझो। देखो राउल्ट लॉ क्या कहता है, हमसे जरा ध्यान दो। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर PA0 और उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी PA इक्वल टू होता है PA0F से। ठीक है, अब ये जो PA की वैल्यू है ये है ऑब्जर्व वैल्यू, समझना ध्यान से। PA की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे मान लो वाटर है, ये सॉल्वेंट के लिए अपन A लेके चल रहे हैं, वाटर का जो वेपर प्रेशर आ रहा है ऑब्जर्व कैसे करते हैं अपन वो भी सुन लो। एक हमारे पास वो होता है एपरेटस मैनोमीटर। क्या होता है? मैनोमीटर। इस एपरेटस की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कितना वेपर प्रेशर बन रहा है। जैसे हमने वाटर लिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया कंटेनर में, गर्म करना शुरू किया, वेपर बनना स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम तक का वेट करते हैं, इक्विलिब्रियम पर हम प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर आ रहा है हमारा, मैनोमीटर हमने डाल के देखा तो वो प्रेशर आ रहा है, सपोज करो 200 mm। ध्यान से समझ लो, इसको मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। ये 200 mm है, ठीक है, ये तो ऑब्जर्व हो गया। अब हम राउल्ट लॉ से कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, राउल्ट लॉ से कैसे लिखाएंगे? PA0 की जो वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, ठीक है ना, PA0 की वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, क्लियर है ना, वो यहाँ रखेंगे। और XA की वैल्यू हमें पता ही कितने मोल हमने A के लिए, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 200 आ जाता है तो हम कहेंगे कि राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है। मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो प्रेशर निकाला है वो ही कैलकुलेटेड, यानी राउल्ट लॉ से निकाले गए प्रेशर के अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है। ऐसे दूसरा कंपोनेंट भी अगर राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी हम ये लिखेंगे PB0H। तो फिर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो सॉल्यूशन भी राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? PA प्लस PB के इक्वल, यानी सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आ रहा है, ऑब्जर्व जो हम मैनोमीटर से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो कैलकुलेटेड जो राउल्ट लॉ है, यानी राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है उसके इक्वल है, तो हम कहेंगे राउल्ट लॉ को फॉलो कर। और अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो, राउल्ट लॉ से कैलकुलेट हमने 200 किया और ऑब्जर्व 300 आ रहा है या 150 आ रहा है, यानी या तो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, तो उस केस में कहेंगे कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा सॉल्यूशन, तो उस केस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसके क्या रीजंस होंगे वो बात की बात है, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन की वैल्यू पर राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को अपन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी कि इनका जो P टोटल होगा वो क्या होगा? PA0HA प्लस PB0HB। ये कैसे लिखा है आपको पता ही, P टोटल क्या है? ये क्या है? हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये हम किससे निकालेंगे? ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व बाय किससे? मैनोमीटर से। ये किससे ऑब्जर्व किया हुआ वेपर प्रेशर है?
मैनोमीटर से ऑब्जर्व किया हुआ है। इस पर तो आप यकीन करोगे ना, ये तो हमें एपरेटस बता रहा है, इसमें तो अपन ने कोई दिमाग लगाया नहीं है, कैलकुलेशन की नहीं है, ये तो एपरेटस हमने बना रखा है, उसको हमने डिप किया सॉल्यूशन में, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सपोज करो 200 mmHg आ रहा है। अब हम वही वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ की जो इक्वेशन है उससे निकाल के देखेंगे। राउल्ट लॉ की इक्वेशन क्या है? PA नॉट एच से प्लस PB नॉट एक्स बी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? PA नॉट एच से प्लस PB नॉट एक्स बी, यानी इन PA नॉट की जो वैल्यू है और एक्स से की जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, PB नॉट की वैल्यू को XB से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, अगर वो भी 200 आ जाता है तो दैट मीन्स राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है। क्लियर है नहीं है? तो ये दोनों कहाँ से निकलेंगी? ये निकलेंगी फ्रॉम वी कैन से कैलकुलेटेड। ये कहाँ से कैलकुलेट होंगी? कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट जो लॉ है उससे कैलकुलेट करेंगे अपन इनको। अगर ये कैलकुलेटेड राउल्ट लॉ से जो वैल्यू आ रही है ऐड होने के बाद ये और ऑब्जर्व यानी मैनोमीटर से जो वैल्यू आ रही है ये इक्वल हुई तो हम कहेंगे राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो ऐसा होगा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए और बी, उनका मॉलिक्यूल का साइज और शेप इक्वल होगा, उनकी नेचर सेम होगी। जैसा ए होगा वैसा ही मिलता जुलता बी होगा। जैसे मैथेनॉल होगा ए तो उसमें डाल दिया एथेनॉल वो बी, तो मैथेनॉल और एथेनॉल दोनों की पोलर नेचर सेम है, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों एल्कोहल है। समझ रहे हो ना कहानी? तो दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन आइडियली तो बनेगा। जितनी इंटरेक्शन मैथेनॉल में है उतनी इंटरेक्शन एथेनॉल में है, तो दोनों को मिला देंगे तो इंटरेक्शन उतनी रहेगी, मैथेनॉल की इंटरेक्शन भी उतनी रहेगी। कहानी क्लियर हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि भैया ये तो राउल्ट लॉ से लिख दी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जरा ध्यान दो कि डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू ये कैसे निकालें, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कैसे निकालें, इसको जरा समझो, ठीक है। पहले एक काम करते हैं अपन उसी तरीके का, अपन क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं, इससे सही रहेगा। ये देखो प्लस ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया ए और यहाँ पर क्या ले लिया हमने बी, ठीक है। ये ए ले लिया और ये बी ले लिया प्योरली। अब जो यहाँ वेपर प्रेशर बनेगी वो ए की होगी, यहाँ बी की होगी। इन दोनों को हमने कंबाइंड करके क्या बना दिया, बड़े सारे कंटेनर में सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ निकाल लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे ये क्या होगा हमारा पी ऑब्जर्व होगा पी टोटल। तो यहाँ वॉल्यूम क्या है V1, यहाँ वॉल्यूम क्या है V2 और यहाँ वॉल्यूम क्या है V फाइनल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ मतलब इस वॉल्यूम को जब इस वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो ये जो वॉल्यूम होगा ये बिल्कुल इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा, क्योंकि वही तो मॉलिक्यूल है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ जैसा लिक्विड है वैसा ही यहाँ है, दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल उतने ही दूर रहेंगे, तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ना बहुत पास आएंगे ना बहुत दूर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या कहेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखने से राउल्ट लॉ के लिए सेकंड पॉइंट हम क्या कहेंगे कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो 0 के इक्वल, नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, नो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन बनते वक्त कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नेट वॉल्यूम चेंज उतना ही वॉल्यूम आएगा, ना मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे ना मॉलिक्यूल पास पास होंगे। अब इसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड चीज, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल के बीच में है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के मॉलिक्यूल के बीच में। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, यानी सॉल्यूशन में जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेम है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी। ये अट्रैक्शन किसके सेम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी। समझ रहे हो? तो यहाँ वॉल्यूम 5 ml ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ ये भी 5 ml ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसके सेम है। तो ना तो मॉलिक्यूल दूर हो जाते तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता,
ठीक है। अच्छा दूर कब होता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ए बी का, कम होता तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं ना, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है यहाँ के कंपैरिजन में तो पास पास आ जाता। तो उन दोनों ही केस में फिर जो फाइनल वॉल्यूम आता, समझो जो फाइनल वॉल्यूम आता वो ज़्यादा या कम आता। भाई इसको अपन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी, इसको निकालने के लिए कि जो वी फाइनल होता है सॉल्यूशन का, उसमें सब सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम। तो यहाँ जो वॉल्यूम है, यहाँ जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल यहाँ के वॉल्यूम के सेम है। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इसके जस्ट इक्वल होगा, इसलिए 0 है। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, समझ रहे हो ना कहानी? क्लियर है नहीं? और इसीलिए हम कहेंगे जितना वेपर प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है, जितना यहाँ क्रिएट हो उसका डबल यहाँ क्रिएट हो रहा है, उसी रेशो में। ठीक, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेपर प्रेशर निकलेगा। एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर होगा वो बिल्कुल इक्वल। ठीक, एक कहानी और समझ लो लास्ट, वो है हमारी एंथैल्पी। एंथैल्पी में हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग अगर 0 है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0। रीजन, अरे सीधी सी बात है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन सेम है। तो जितनी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड, उतनी यहाँ एब्जॉर्ब होगी, तो उतनी ही तो यहाँ रिलीज होगी। समझो, देखो इसकी कहानी समझो। भाई सपोज करो ए इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 जूल चाहिए, ब्रेक एनर्जी। ठीक है, ब्रेकिंग एनर्जी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग एनर्जी। बी इंटरेक्शन को भी ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेकिंग एनर्जी 10 जूल चाहिए। अब हमने क्या किया, ये वाली इंटरेक्शन और ये वाली इंटरेक्शन दोनों ब्रेक कर दी। ठीक है, तो ए के कितने पार्टिकल मिलेंगे? 2, और बी के भी 2। तो जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी? ट्वाइस ऑफ ए बी बनेंगी ना। अरे एक ए बी इंटरेक्शन थोड़ी ना बनेगी, क्योंकि ए के 2 एटम टूटे और बी के 2 टूटे पार्टिकल, तो ए और बी की एक इंटरेक्शन बनेगी नहीं, ये बन जाएगी, और ए और बी की तो 2 बनेगी। अब एक इंटरेक्शन से कितनी एनर्जी निकलेगी? जितनी ब्रेक करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन सेम है। अरे जितनी इंटरेक्शन ए की है, जितना फोर्स ए के बीच में लग रहा है उतना ही बी के बीच में लग रहा है, और उतना ही ए बी के बीच में लग रहा है। तो ये इंटरेक्शन टूटी 10 जूल चाहिए, ये टूटी 10 जूल चाहिए कितनी? 20। और निकल कितनी रही है? 2 पर कितनी निकल रही है? 1 पर कितनी निकल रही है? 10 ही निकल रही है। तो कितनी निकल रही है? माइनस लगा देंगे, -20 जूल। देनी कितनी पड़ रही है? देखो, देनी पड़ रही है +20 जूल। देनी कितनी पड़ रही है? प्लस। एब्जॉर्ब कितनी हो कर रहा है सिस्टम? +20। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है +20, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और जब सॉल्यूशन बन जाता है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। कितनी कर रहा है? -20 रिलीज कर रहा है। तो नेट तो 0, ना तो एब्जॉर्ब हुई, ना 0, ना रिलीज हुई, ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ना प्रोसेस एंडोथर्मिक है। आइडियल सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक होता है और ना ही एंडोथर्मिक होता है। कहानी एकदम क्लियर है? ठीक है, तो फिर से सुन लो, ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की वैल्यू पर राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनका पी टोटल, ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ऑब्जर्व मैनोमीटर से निकालते हैं, वो इस कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आता है। क्यों आता है? उसके कई रीजन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे बड़ा रीजन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ए और बी के मॉलिक्यूल का, वो एग्जैक्ट ए बी के मॉलिक्यूल के जस्ट सेम होता है। मतलब इसकी नेचर और इसकी नेचर सेम होती है, तो इन दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में इन दोनों की नेचर सेम जाएगी ना मॉलिक्यूल दूर होंगे ना पास होंगे। ठीक है, तो नेट वॉल्यूम चेंज 0 होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सारे इक्वल होंगे, और ना एब्जॉर्ब होगी हीट, ना रिलीज होगी। क्योंकि ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब या रिलीज तब होती है जब सॉल्यूशन में बनने वाले बॉन्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बने बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या ज़्यादा वीक हो जाए। यहाँ पर तो सेम ही है, इसलिए यहाँ पर ये कहानी गढ़ी जा रही है, रची जा रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब ग्राफ और एग्जाम्पल देख लो। भाई आइडियल सॉल्यूशंस तो अपन ने देख ली, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन से तो ग्राफ काम में, मतलब कौन सा ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल कौन कौन से। ठीक, तो पहले अपन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर लास्ट में अपन ग्राफ देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए, सॉल्यूट हम लेंगे और सॉल्वेंट में हम मिलाएंगे। तो दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या होना चाहिए, तब बनेगा आइडियल। बोथ हैव सिमिलर साइज, दोनों का साइज सिमिलर हो। ठीक है,
बोथ हैव सेम नेचर, दोनों की नेचर सेम, मतलब दोनों या तो पोलर पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, ऐसा नहीं एक पोलर एक नॉन पोलर, तो अपोजिट नेचर हो जाएगी। बोथ हैव सिमिलर नेचर, ये दो चीज़ें ध्यान रखें, दोनों का लगभग साइज सेम हो और नेचर सेम सी हो, तो उस केस में क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि तभी तो वो सारी कंडीशंस लगेंगी, ए इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, वॉल्यूम चेंज जीरो, नेट एंथैल्पी चेंज जीरो, वो सब चीज़ें, ठीक है। और तभी आइडियल राउल्ट लॉ फॉलो होगा किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल, सबसे ज़्यादा आता है, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, मेथेनॉल और एथेनॉल के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इतना अंतर है, एक कार्बन का इतना अंतर है, तो इतना तो चल ही जाएगा, सेम थोड़ी ले सकते हैं मेथेनॉल मेथेनॉल, तो प्योर ही हो जाएगा, सॉल्यूशन कहाँ से बना, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल ले लिया हमने, तो दोनों का साइज लगभग सेम होता है, नेचर भी सेम होती है, पोलर होते हैं दोनों हल्के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। जितनी मेथेनॉल मेथेनॉल इंटरेक्शन है, जितनी एथेनॉल एथेनॉल इंटरेक्शन, उतनी ही मेथेनॉल एथेनॉल इंटरेक्शन है। सेकंड एग्जांपल अगर हम ले तो हम ले सकते हैं यहाँ पर क्लोरोईथेन प्लस ब्रोमोईथेन, क्लोरीन ब्रोमीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, साइज लगभग बराबर सही होता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन C6H5 प्लस टोलुइन, ठीक है, C7H8, यानी कैसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3, कैसे लिखते हैं, बेंजीन को टोलुइन में डाल दो, इस तरीके का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। और हम बात करें तो एन हेक्सेन में क्या डाल दो, एन हेप्टेन, 2 एल्केन से 6 कार्बन की 7 कार्बन की, तो लगभग साइज ऐसे थोड़ी बोला मैंने, मैथेन प्लस हेप्टेन, बहुत अंतर हो जाएगा, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो इस तरीके के केस हम सेम से बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक एग्जाम्पल आता है आपका C2H5Cl प्लस C2H5I, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो आइडियल नहीं बनेगा, रीजन है यहाँ वान डर वाल फोर्स ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन चल जाता, ब्रोमीन आयोडीन भी इवन चल सकता था, लेकिन ये क्लोरीन बहुत छोटे साइज का, आयोडीन बहुत बड़े साइज, तो यहाँ अलग अलग नेचर होगी, नेचर अलग अलग होगी, तो फिर नॉन आइडियल में चला जाएगा इन दोनों से बना हुआ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके के केस। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसे आता है, देखो बहुत सिंपल है भाई, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PA इक्वल टू क्या होता है, PA नॉट X, और PB इक्वल टू क्या होता है, PB नॉट X, समझ रहे हो। अब जरा ग्राफ देखो किस तरह से बना सकते हैं, इस तरीके का बनता है, कैसे, यहां हम लेते हैं सपोज करो A, ठीक है, यहाँ हम क्या, इस पॉइंट पर हम क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं XA की वैल्यू 1, तो अगर XA की वैल्यू 1 है तो XB की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो XB की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर केवल A कंपोनेंट है, जब XA की वैल्यू 1 होती है तो PA की वैल्यू PA नॉट होती है, यानी ये वाला ग्राफ PA का है, तो जब इस पॉइंट पर PA नॉट ये रहा देखो मैक्सिमम, मतलब जब एक प्योर फॉर्म में तब उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा PA नॉट। अब जैसे जैसे हम इधर चलेंगे तो वैसे वैसे B मिलता जा रहा है, यहाँ तो प्योर A हो गया, B 0 है। अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो क्या मिलाते जाएंगे अपन, B, यानी B आता जाएगा, और यहाँ A सारा का सारा खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट पर उल्टा होगा, मतलब यहाँ XA की वैल्यू 0 हो जाएगी और XB की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जो यहाँ पर जो वो जो लाइन है ये A के लिए, और ये जो लाइन है वो B के लिए, PB की वैल्यू आएगी, पार्शियल वेपर प्रेशर। इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट B, भाई XB की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर 1, तो P नॉट B इक्वल टू PB होगा ना, यानी ये पूरा यहाँ इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन रखना, क्योंकि कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर A का ज़्यादा है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर B के प्योर फॉर्म में, क्योंकि ये अलग चीज़, ये अलग चीज़, दो अलग अलग चीज़ें। जैसे सपोज करो मेथेनॉल का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर सपोज करो 80 mmHg, और एथेनॉल का सपोज करो 82 mmHg, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 mmHg ज़्यादा है, तो इसको यहाँ ले लिया प्योर फॉर्म और इसको यहाँ ले लिया, ठीक। तो अब एक बात बताओ, जब हम इधर चलेंगे तो इधर क्या बढ़ रहा है, इधर B बढ़ रहा है, B यहाँ 0 है, इधर 1 हो जाए तो बढ़ रहा है ना इधर B, तो B बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो B वाला ग्राफ है वो ऐसे चलेगा, ऐसे, इधर B बढ़ रहा है, देखो इस पॉइंट पर क्या है, B 0 है, तो
जो पी भी होगा वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, कुछ बी का आता जा रहा है, मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, तो बी का भी पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब सारा का सारा बी ही रह जाएगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। इधर चलेंगे तो उल्टा हो जाए, इधर ए बढ़ रहा है तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और जब पूरा का पूरा ए ही रह जाएगा, यहाँ पर ए ही रह जाएगा पूरा ए, ये भी हट जाएगा तो ये पी नॉट इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये तो पी के अकॉर्डिंग, ये पी बी के अकॉर्डिंग। अब सॉल्यूशन का क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाने के लिए इसका और इसका अपन ऐड कर देंगे, यानी कि इसको अपन ऐसे में। ठीक है, तो ये वाली लाइन किसके लिए बताओ? ये है ए के लिए, तो ये वाली लाइन आई है ए के अकॉर्डिंग, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। ठीक है, ये वाली लाइन किसके अकॉर्डिंग आई है? बी के लिए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और ये किसके अकॉर्डिंग आई है? पी टोटल के लिए। और ये कैसे निकालेंगे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स, यानी ऐसे क्या, तो पी ए प्लस पी बी। अरे अगर इस पॉइंट पर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, तो इस पॉइंट पर बी का वेपर प्रेशर कितना है? इतना है, ये रहा। ठीक है, उधर मिला लो लाइन, बी का वेपर प्रेशर ये रहा। और इसी पॉइंट पर ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन, ये जो पॉइंट है ये एक्स ए की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है ना, क्लोज, तो ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा भाई? ए का वेपर प्रेशर ये रहा और बी का ये रहा, तो सॉल्यूशन का ये प्लस ये ऐड कर दो, कहीं ये आए इस पॉइंट पर। तो किसी भी पॉइंट पर इन दोनों को जोड़ दो, ये तीसरी लाइन मिल जाए, तो ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ग्राफ बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसको अपन इस तरह से मिला सकते, बंद कर सकते। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशंस के लिए और हमारे ग्राफ की बात। चलो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी सबसे पहले देखेंगे क्या होते हैं और किस तरह से ये, भाई अब आप समझ गए होंगे ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हो। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उनको अपन क्या बोल रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मैं बता देता हूं। दोज सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की वैल्यू पर ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इनमें भैया होता क्या है वो सुन लो। इनमें क्या होता है, जो अपन पी टोटल एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं, मैनोमीटर से निकाल रहे हैं, समझना ध्यान से, उसकी वैल्यू अलग आती है किससे? राउल्ट लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर। अब राउल्ट लॉ से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्योर फॉर्म में ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बी के लिए करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड तो ये होगा, कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये वैल्यू जो आएगी, सपोज करो 180 mmHg आ रही है कैलकुलेटेड, और एक्सपेरिमेंटली आ रही है या तो 160, यानी राउल्ट लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर से या तो कम आ रही है, या 200 आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो उन दोनों केस में कहेंगे इक्वल नहीं है, तो ऐसे में हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि इंटरेक्शंस गड़बड़ा जाती हैं। यानी इनमें क्या होता है, ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शन ये इक्वल नहीं होती किसके? ए बी इंटरेक्शंस की। यानी जब हम ए को बी में मिलाते हैं तो ए और बी के मॉलिक्यूल या तो क्लोज हो जाते हैं, यानी पास पास आ जाते हैं, इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, या दूर दूर हो जाते हैं, इंटरेक्शंस वीक हो जाते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी, बराबर होंगी तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया ना, बराबर नहीं होंगी, ज़्यादा कम होंगी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं हीट का या वॉल्यूम का। देखो भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम चेंज क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग। अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वॉल्यूम ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बहुत दूर चले जाते हैं तो वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी ये भी अब जीरो के इक्वल नहीं आएगा नॉन आइडियल, या तो कम आएगा, नेगेटिव में आ जाएगी, या फिर ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग। ये भी अब जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो ना? अगर मान लो सॉल्यूशन में ए और बी के इंटरेक्शंस बढ़ गए, मान लो इस तरीके का सॉल्यूशन बना कि आपने ए को बी में मिलाया और ए बी इंटरेक्शंस बढ़ गए,
तो ए बी इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होगा, ए बी के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल V1 प्लस V2 से कम आएगा तो नेगेटिव में आएगा। और अगर मान लो इंटरेक्शन कमजोर पड़ गए, वीक, तो दूर दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उस केस में ये बड़ा आएगा जीरो से, तो इसलिए जीरो के इक्वल नहीं होगा, या तो बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ये वाली कहानी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल अपन बात करेंगे तो ये भी दो टाइप के बनेंगे, ठीक है ना, टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने टाइप के हो गए, दो टाइप। कौन कौन से हो गए भैया, बिल्कुल सिंपल। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे डेविएशन शो करते हैं, मतलब उनसे अलग बिहेवियर शो करते हैं, उसको अपन डेविएशन बोलते हैं। तो पहले तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करें, पहले कौन से हो जाएंगे, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले, ठीक है। इसमें होता कुछ भी नहीं है, इन सॉल्यूशंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर से कम आता है, नेगेटिव मतलब कम आता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। और दूसरे में ज़्यादा आता होगा तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। इक्वल नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है, कम या ज़्यादा, इसलिए दो टाइप के बन गए। तो दूसरे कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो शो पॉजिटिव डेविएशन, समझो, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है? तो अपन एक एक को पढ़ेंगे एग्जाम्पल सहित और ग्राफ सहित, ठीक। चलो नोट कर लिया। अब अपन सबसे पहले डाल लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, मतलब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing, we can write showing negative deviation, showing negative deviation from Raoult law, showing negative deviation from Raoult law। अच्छा, तो यहां पर अपन को क्या ध्यान रखना है, यहां पर अपन को ध्यान रखना है for these solutions the P total observed, समझ गए ना, मैनोमीटर से या एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, P total observed is less than from calculated Raoult law, from calculated vapor pressure, from calculated vapor pressure is less than from calculated vapor pressure from Raoult law। इन सॉल्यूशंस के लिए जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है, मैनोमीटर से निकाला गया जो वेपर प्रेशर होता है, उसकी वैल्यू कम आती है, राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करते हैं उससे, ठीक है, ये है इसमें। और दूसरे में उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा आएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पी टोटल यानी ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, ये क्या आएगी, ये वैल्यू इनके लिए क्या आएगी, कम आएगी, नेगेटिव डेविएशन। और राउल्ट लॉ से जो निकालेंगे हम पी ए नॉट एच से प्लस पी बी नॉट एच, ये ज़्यादा है, मतलब समझ गए ना, ये क्या है पी ए, ठीक है, ऑब्जर्व, और ये क्या है पी बी ऑब्जर्व। ठीक, चलो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शंस कैसे होंगी जरा ये बताओ। अरे वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ सॉल्यूशन का, क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस जो सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो गई। ए और बी को जब मिलाया तो ए बी इंटरेक्शन वीक पड़ गई, तो सॉरी उल्टा बोल गया, ए और बी को मिलाया तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो ए और बी के मॉलिक्यूल एस की एस्केप टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी ना, वेपर नहीं बनाना मेरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए और ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई,
तो ए और बी के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आते ही अब वेपर नहीं बनाएंगे, पहले बना रहे थे, अब नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्लोज आ जाए, मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी तो कम बनाएंगे, तो इसीलिए वेपर प्रेशर कम आ रहा है। एक्सपेरिमेंट से निकाला गया वेपर प्रेशर कम आ रहा है। जैसा हम राउल्ट लॉ से क्योंकि राउल्ट लॉ से तो हम कैसे सोचेंगे कि इंटरेक्शन उतनी है, बड़ी नहीं है, तो हम इंटरेक्शन उतनी रखेंगे जितनी भाई जो इंटरेक्शन ए की है, जो बी की है, वही ए बी की इंटरेक्शन रखेंगे हम राउल्ट लॉ में, तो हम ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे होंगे वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल इस तरह से कहानी गढ़ रहे हैं कि पास पास आ रहे हैं मॉलिक्यूल, वहाँ पर इंटरेक्शंस बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूल की वेपर बनाने की टेंडेंसी उतनी नहीं होगी जितनी हम राउल्ट लॉ से सोच रहे हैं। तो क्या होगा, ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना ओवरऑल कहानी। इसीलिए तो कहते हैं थ्योरेटिकल आस्पेक्ट बाद में आती है, पहले प्रैक्टिकल आस्पेक्ट होती है किसी भी चीज़ की, उसको फिर अपन थ्योरेटिकल आस्पेक्ट से मैच करके देखते हैं हो रही है नहीं हो रही, फिर हम थ्योरी जड़ते हैं, रचते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया एक्सपेरिमेंट से जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो कैलकुलेटेड राउल्ट लॉ से कम आए, इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नेगेटिव डेविएशन इसलिए क्योंकि कम आ रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी इंटरेक्शंस होंगी और जो ए इंटरेक्शंस होंगी और जो बी इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है ना, उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी किसके कंपेयर में, ए बी इंटरेक्शंस कम होंगी, ए बी इंटरेक्शन, यानी ए बी इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहाँ कोई नई इंटरेक्शंस भी आ सकती हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन सकती है। क्लियर है, ये ध्यान रखो। तो इससे फिर क्या होगा, जरा ध्यान देखो, इससे डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। अरे वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से होगी, जैसे V1 अगर 5 ml है, ठीक है, V2 अगर 5 ml है, तो दोनों 10 ml हो गए, दोनों को मिलाया तो आईडी जो राउल्ट लॉ वो तो क्या कहता है, फाइनल भी 10 ही आना चाहिए क्योंकि इंटरेक्शन उतनी है। लेकिन रियल में क्या हुआ है, मॉलिक्यूल पास पास आए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, तो अब जो V फाइनल आएगा इन दोनों की सम से कम आएगा, अरे पास पास आ जाए ना, इंटरेक्शन बढ़ गई, तब कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया सॉल्यूशन में, 8 है। तो जरा बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कैसे निकलेगी, V फाइनल 8 माइनस 10 यानी -2, दैट मीन्स नेगेटिव। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी यहाँ पर, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब यही है ना, नॉट इक्वल टू 0 होती है नॉन आइडियल में, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो इसमें लेस देन 0, यानी ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो। हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज, ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा हमारा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाए, कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखें नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग की, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ये भी 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, उन्हें जब बनाया जाता है तो बर्तन गर्म हो जाता है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। रीजन देखो, अरे यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए, सपोज करो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी 10 जूल चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी 10 जूल चाहिए, टोटल 20 जूल चाहिए। अब यहाँ पर ये इंटरेक्शन टूटेगी, ये भी टूटेगी, तो यहाँ पर 2 बार इंटरेक्शन बनेगी, लेकिन ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी। भाई बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, स्ट्रॉन्गर बन रहा है तो ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब 10 से ज़्यादा रिलीज होगी। तो कितनी होगी, सपोज करो 15 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बार बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ 2 इंटरेक्शन टूटी हैं, तो 2 बार ए बी मॉलिक्यूल बनेगा, तो कितनी रिलीज होगी, 15 जूल एनर्जी रिलीज होती है एक मॉलिक्यूल पर, तो 2 पर बनेगी 30 रिलीज हो जाएगी। देनी कितनी पड़ रही है, 20, और रिलीज कितनी हो रही है, 30, तो ओवरऑल कितनी रिलीज हो रही है, 10। इसलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कौन से सॉल्यूशन समझा दिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब अपन क्या देख लेते हैं, अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव, फिर ग्राफ देख लेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा ध्यान दो, इनमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखो होता क्या है, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में वान डर वाल फोर्स होते हैं, एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में भी वान डर वाल फोर्स होते हैं। लेकिन जब दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं ना, तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, एक नया फोर्स आ जाता है, H बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड
वांडरवाल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अरे क्लोरोफॉर्म मतलब ए, वांडरवाल फोर्स है, एसीटोन वांडरवाल फोर्स है, लेकिन दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, स्ट्रॉन्गर होता है वो वांडरवाल फोर्स से, इसलिए ये सारी कहानी हो जाएगी रिपीट। समझ रहे हो? देखो कैसे बनता है यहाँ पर, देखो ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है 3 क्लोरीन, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। ये जब एसीटोन के पास जाता है, भाई दोनों पास कब आएंगे, जब दोनों को मिलाया जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है, दानवीर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कहेगा हाँ भाई इधर आ जा। तो हाइड्रोजन तो वैसे ही कमजोर सा है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तुरंत, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग होने लग जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारा H बॉन्ड। वैसे मैं आपको बताता हूँ, H बॉन्ड बनता है जब हाइड्रोजन के आसपास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों तरफ। यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक तरफ तो ऑक्सीजन है लेकिन दूसरी तरफ ना फ्लोरीन है ना ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो ये एक्सेप्शनली ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। कुछ केसेस ऐसे केमिस्ट्री में आ जाते हैं जहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़कर भी कुछ और एलिमेंट्स आ जाते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ में, तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन यहाँ पर आ गया तो भी यहाँ पर कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ, देखा गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो होगा, ठीक है। और हम अगर केस लें तो और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर अपन कोई इस तरीके के कंपोनेंट ले सकते हैं CHH3 और उसको अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग किसी कंपाउंड के साथ मिला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरोफॉर्म को हम एथिलअमीन के साथ ले लें, एथिलअमीन, तो भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, नेगेटिव डेविएशन शो होने लगती है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, और वो एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में अगर हम कंबाइंड कर दें तो भी नेगेटिव डेविएशन शो होती है। तीसरे, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरे टाइप के एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के। अब इसमें कई ले सकते हैं, जैसे पहला हमने ले लिया HCl प्लस वाटर, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो होगा। दूसरा हम ले सकते हैं H2SO4 प्लस वाटर, नेगेटिव डेविएशन शो होगा। तीसरा हम ले सकते हैं HI प्लस वाटर, नेगेटिव डेविएशन शो होगा। चौथा हम ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर। इन सब एग्जाम्पल्स में भी नेगेटिव डेविएशन शो क्यों होगा? देखो, वाटर अकेला है, वाटर की मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब इसमें एसिड जाएगा तो एसिड के मॉलिक्यूल H+ आयन देंगे और नेगेटिव आयन देंगे। इस H+ आयन को और नेगेटिव आयन को, मतलब समझ रहे हैं, HCl को डालेंगे तो H+ आयन और Cl- आयन मिलेंगे। तो H+ आयन और Cl- आयन को वाटर के मॉलिक्यूल और घेर लेंगे, यानी इंटरेक्शन और बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे। क्लियर? इन सब में यही कहानी होगी। तो ये सब हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम। अब अपन ग्राफ देख लेते हैं इसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो बहुत ही सिंपल है। अपन इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं बता देता हूँ। ये PA ऑब्जर्व है, पार्शियल वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन में, राउल्ट लॉ से निकालते हैं ना इसको, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं होगा, PA0 से। ये क्या है, राउल्ट लॉ से निकालेंगे ये तो, और ये मैनोमीटर से हम चेक करेंगे ऑब्जर्व। अब ये तो पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया ना A का, भाई सॉल्यूशन बन गया, और भी को मिला दिया, तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, A का, P। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव डेविएशन में कम आएगी, किससे, राउल्ट लॉ से निकालेंगे ये वैल्यू से। क्लियर है? और PB की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर है? इससे PB0H से, और इसीलिए P टोटल की वैल्यू भी कम आएगी, किससे, PA0HA प्लस PB0HB से। समझ गए होंगे? यही तो है नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? तभी वॉल्यूम नेगेटिव में जा रहा है, एंथैल्पी चेंज ऐसे हो रहा है कि हीट ओवरऑल रिलीज हो रही है। तो जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको समझा दूँ, कुछ इस तरीके का होगा। भाई सीधी सी बात है, इस तरफ हम वही ले लेते हैं HA1, इस तरफ HA0, यहाँ ले लेते हैं HB0 और यहाँ ले लेते हैं HB1। ठीक है, यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं HA1, तो यहाँ PA ले लिया, मैक्सिमम हो जाएगा इसका PA0। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम PB, ठीक है, और इसका हो जाएगा मैक्सिमम प्योर फॉर्म में PB0 वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत ईजी है एकदम, बार बार इसी तरीके का ग्राफ आ रहा है। अच्छा, अब राउल्ट लॉ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए था, समझो। लेकिन राउल्ट लॉ से हम निकालेंगे
तो इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर ये लाइन किसकी है, समझ रहे हो ना, ये लाइन है हमारी पी ए वाली। तो किसी भी पॉइंट पर पी ए की वैल्यू राउल्ट लॉ से निकाली गई वैल्यू से कम है, तो दैट मीन्स नीचे जाएगा। एक्चुअल ग्राफ ऐसा होगा पी ए के लिए, और पी बी के लिए भी कम आएगी तो ऐसा होगा, तो ओवरऑल भी कम आएगी। तो ये है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ राउल्ट लॉ के ग्राफ से नीचे चला जाता है, तीनों कंपोनेंट्स का प्योर फॉर्म, मतलब ए का भी चला जाता है, बी का भी चला जाता है और सॉल्यूशन का भी चला जाता है। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, राउल्ट लॉ से हम निकाल रहे हैं पी ए नॉट एच, ये आ रहा है 100 mm, समझ, और सॉल्यूशन में पी ए का कितना आ रहा है एक्चुअल 80 mm। तो सीधी सी बात है, पी ए की वैल्यू राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो पी ए नॉट एच से होनी चाहिए, यानी ये 100 होना चाहिए, तो ये भी 100 ही होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल। लेकिन ऐसा है नहीं ना, इंटरेक्शंस यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो नहीं बन रही वेपर प्रेशर उतनी, तो रियल जो वेपर प्रेशर है एक्सपेरिमेंटल वो कम आ रहा है। ये कितना है 100, समझ गए ना, ये तो राउल्ट लॉ से निकाल रहे हैं अपन। और ये कितना आ रहा है हमारे पास 80 आ रहा है, कम आ रहा है। ये कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये 80 हमें मैनोमीटर से पता चलता है। ठीक है, ये वाली कहानी। ऐसी बी के लिए तो सॉल्यूशन के लिए भी ऐसी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप का, कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो सिर्फ ये पॉजिटिव करना है, सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इनमें अपन क्या लिखेंगे, इनमें अपन लिखेंगे फॉर दीज सॉल्यूशंस वी कैन राइट, फॉर दीज सॉल्यूशंस दी पी टोटल ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल इज हाइयर, ज़्यादा होता है, हाइयर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम कौन सा लॉ, राउल्ट लॉ। अरे राउल्ट लॉ से निकाले गए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसको हमारे से लिखेंगे पी टोटल इज हाइयर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये है फ्रॉम राउल्ट, ये कहाँ से, फ्रॉम राउल्ट, और ये कहाँ से, ऑब्जर्व, मतलब मैनोमीटर लगा के। तो ये ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ गए होंगे तुम, क्योंकि ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस ये किससे ज़्यादा वीक रह गए, मतलब ये ज़्यादा बड़े हो गए अब की बार, और ए बी इंटरेक्शंस वीक रह गए, यानी सॉल्यूशन में जो ए और बी के इंटरेक्शंस हैं ये वीकर पड़ गए। क्लियर है, और इसीलिए ज़्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी अब ज़्यादा है वेपर बनाने की, तो इसीलिए सॉल्यूशन का वीक, अगर बॉन्ड वीक होंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर, और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ज़्यादा एस्केप टेंडेंसी हो जाएगी सॉल्यूशन को छोड़ के वेपर बनाने की, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का। तो यही लिखा है मैंने, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा राउल्ट लॉ से निकाले गए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। ठीक है, अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ तो जरा खुद ही सोचो, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी, अरे फाइनल वॉल्यूम जो बनेगा ना, कैसे निकालते हैं, वी फाइनल माइनस वी1 प्लस वी2, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। और जो पहले का वॉल्यूम है, मतलब मिलाने से पहले ए का और बी का, मिलाने से पहले ए का और बी का जो वॉल्यूम होगा, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो उससे भी ज़्यादा आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारा V1 है 10 ml और ये भी 10 ml है, तो कितना है मिलाने से पहले 20 ml। ठीक है, तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, मिलाने के बाद भी 20 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी तो होता है जब इंटरेक्शन इक्वल हो। यहाँ पर तो इंटरेक्शन इक्वल है ही नहीं ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यहाँ पर इंटरेक्शन वीक हो गई, यानी अब 22 ml 23 ml या 25 ml होगा वी फाइनल, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। मतलब हम क्या कहेंगे, जैसा पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव वॉल्यूम। ठीक है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन जब बनेगा ना तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या बच गया, एक पॉइंट और बच गया, और वो है डेल्टा एच मिक्स। अब ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। समझ गए होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाओ, देखो जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब की बार एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा होगी, रिलीज एनर्जी कम होगी, क्योंकि अब की बार हल्के बंद बन रहे हैं, हल्के बॉन्ड बन रहे हैं, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कहेंगे एब्जॉर्ब एनर्जी, क्या बोल दूंगा मैं, एब्जॉर्ब एनर्जी इज हायर देन रिलीजेज एनर्जी। ठीक है, और ये कैसे होती है मैंने आप समझ ही चुका हूँ। एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब ए को ब्रेक करने के लिए और
बीबी को ब्रेक करने के लिए। सपोज करो यहाँ 10 जूल एनर्जी चाहिए, यहाँ 10 जूल, तो चाहिए कितनी 20, और यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे, ए के 2 बार बनेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ए बी के। तो यहाँ वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड है तो सपोज करो 1 से निकल रही है 8 जूल, तो 2 से कितनी निकलेगी, 16 जूल ही निकलेगी। तो रिलीजियस एनर्जी 16 है, रिलीज 16 हो रही है, चाहिए 20, तो ओवरऑल 4 जूल एक्स्ट्रा चाहिए, तो पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जब बनेंगे तो बर्तन ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 4 जूल एनर्जी चाहिए ना सॉल्यूशन को बनते वक्त, तो वो बर्तन से ही तो लेगा, वो सराउंडिंग से ही तो लेगा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये अपन बोलेंगे। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। क्लियर है? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक, तो पॉजिटिव डेविएशन के अगर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा एक फंडा लगाना है आपको। क्या? यहाँ ले लो वाटर, वाटर, यहाँ ले लो मैथेनॉल, यहाँ ले लो एथेनॉल, और समझो क्या कर रहे हैं, ये सब पोलर कंपोनेंट, ये सब क्या है, पोलर कंपोनेंट। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन। अब कुछ ऐसा डाल दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो पोलर है तो इनमें नॉन पोलर डाल दो। नॉन पोलर क्या डालोगे, बेंजीन डाल दो। ठीक है, टॉलुइन डाल दो, ये भी नॉन पोलर होता है। इसमें भी ऐसे ही करो, बेंजीन डाल दो, टॉलुइन डाल दो। समझ रहे हो? इस तरह से। और भी कोई एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है तो उसमें एक कंपोनेंट पोलर और दूसरा नॉन पोलर होगा, तो पोलर पोलर की इंटरेक्शंस पहले से ही ज्यादा होंगी, जब नॉन पोलर आएगा तो इंटरेक्शन दूर दूर हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल ए और बी के दूर दूर हो जाएंगे। भाई वाटर वाटर पास थे, बेंजीन ने क्या किया, वाटर को दूर कर दिया, इंटरेक्शन वीक होगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी कहानी हुई पॉजिटिव डेविएशन के साथ। क्लियर है? अच्छा, अब इसका अपन देखते हैं ग्राफ। देखो एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसका जब अपन ग्राफ देखते हैं तो एक तो इसका नॉर्मली जो अपन ग्राफ देख रहे हैं वो देख लेते हैं, लेकिन इसके एक्चुअली में 2 तरीके के ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली 2 तरीके के ग्राफ साइंटिस्टों को मिले हैं इस केस में। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ जब अपन पढ़ाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, तो 2 टाइप के ग्राफ मिलते हैं। ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिपेंड करता है, 2 टाइप ग्राफ। ठीक है, तो मैं दोनों को ही बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाना है, उसमें दूसरे टाइप का ग्राफ ही आपको काम आएगा। 2 टाइप के ग्राफ, इनको और समझ लो। टाइप 1 देख लो पहले। देखो टाइप 1 में पहले बना देता हूँ, फिर उसका कंक्लूजन लिखूंगा वो कहना क्या चाह रहा है। देखो ध्यान दो, टाइप 1 में क्या होता है, देखो इस तरह से कुछ ग्राफ होता है भाई। यहाँ वही XA1 XB0, यहाँ क्या होगा XA0 XB1, यहाँ क्या होगा PA, यहाँ क्या होगा PA0, ठीक है, यहाँ क्या होगा PB, और यहाँ क्या होगा PB0। ठीक, क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करो, PB0। ठीक है, अब देखो भाई सीधी सी बात है, राउल्ट लॉ से निकाले गए ग्राफ के कंपैरिजन में इसमें हायर आएगा, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। राउल्ट लॉ से हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन आएगा नहीं, ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आ गया। ठीक है, ऐसे इसका भी ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का जो होगा वो भी ज़्यादा है। आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। क्लियर? आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से। अब एक चीज़ देखो, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसी भी पॉइंट पर PA0, यानी कि एक कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर से ज़्यादा नहीं, दूसरे कंपोनेंट की प्योर वेपर प्रेशर से तो ज़्यादा है, सीधी सी बात है, उससे तो ज़्यादा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लेकिन दूसरा एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से ये किसी भी पॉइंट पर ज़्यादा नहीं। तो टाइप 1 में क्या होता है, P टोटल यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नेवर हायर, नेवर बी ग्रेटर, नेवर बी ग्रेटर देन P0A। B0A चाहे P0B, इन दोनों में किसी एक कंपोनेंट, अरे इन दोनों में से कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, या तो इसका है, इसका हमने इसका ले लिया। अब P टोटल जो होगा वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, इसके देखो नीचे ही है, ये ज़्यादा नहीं, ये पॉइंट सबसे ऊपर, ठीक है, इसके नीचे ही रह जाए। तो PT नेवर बी ग्रेटर देन PA0 टाइप 1 में, और जो टाइप 2 होगा ना उसमें वो किसी एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर ज़्यादा हो जाएगा टाइप 2। यानी टाइप 2 में क्या होगा, PT इज ग्रेटर,
पी टी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पर ये ज़्यादा मिल सकता है। भाई दोनों में ही ज़्यादा होगा, कॉमन चीज़ तो है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो इस वाले केस में एक कंपोनेंट जो कि प्योर फॉर्म में लिया उससे कभी ज़्यादा नहीं होगा, और इस वाले में वो ज़्यादा हो जाएगा किसी एक पॉइंट पर। देखो इस वाले ग्राफ में आपको क्लियर डिफरेंस नजर आए। ठीक है, उसी तरह बना रहा हूँ मैं जल्दी से। पी ए यहाँ एच सी की वैल्यू 1, एच बी की वैल्यू 0, यहाँ क्या एच सी की वैल्यू 0, एच बी की वैल्यू 1, यहाँ क्या पी बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा पी ए नॉट प्योर फॉर्म में, यहाँ पी बी नॉट प्योर फॉर्म। राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करा, ठीक है, इस तरह से आया, लेकिन रियल में इस तरह से ज़्यादा आएगा। अब जरा सॉल्यूशन का देखना, सॉल्यूशन का राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन रियल में ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन है, तो कितना आएगा जरा देखो, ये कितना देखो डिफरेंस। इस लाइन को आप चाहे हटा दो, कोई दिक्कत, ये देखो कितना डिफरेंस। तो देखो इससे तो ज़्यादा है ही पी टोटल, लेकिन वो किसी न किसी पॉइंट पर, देखो यहाँ देखो, यहाँ ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, इन पॉइंट्स पर पी ए नॉट से भी ज़्यादा होगा, पी टोटल की वैल्यू पी ए नॉट से भी ज़्यादा होगी, इस तरीके। और इस तरीके के ग्राफ को ही ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक, तो ये है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, और उन दोनों के ग्राफ। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट बातें अपन अगले वीडियो लेक्चर में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और फिर कॉलेजेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।